आपको इन बातों का कैसे पता चल जाता है कर्नल साहब? कैप्टन साइमन से ना रह गया तो उसने पूछ लिया था। अच्छे बच्चों की बाकायदा निगरानी की जाती है ताकि वो बिगड़ न जाए। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर तेजी से उस कोठी की तरफ बढ़ गया जिसकी निशानदही अफजल वेटर ने की थी। हूँ, ये नहीं कहते कि दूसरों की जासूसी करके खुद क्रेडिट हासिल किया जाता है, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। और कैप्टन साहिबा एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़ी। कर्नल फरीदी सड़क पार करके जैसे ही कोठी के फाटक के करीब पहुंचा, उसी लम्हे साइड गली से एक नौजवान निकला और उसने कर्नल फरीदी से कोई बात की और फिर तेजी से वापस गली में चला गया। तुम लोग भी आ जाओ, अंदर मौजूद लोग बेहोश हो चुके हैं। तुम्हारी मुलाकात एंथोनी से करा दी जाएगी। कर्नल फरीदी ने मुड़कर सड़क पार खड़े कैप्टन हमीद और कैप्टन साइमा से मुखातिब होकर कहा और उसके साथ ही कोठी का बड़ा फाटक खुल गया और कर्नल फरीदी मुड़कर अंदर दाखिल हो गया। आओ कैप्टन, साइमा ने कैप्टन हमीद से कहा और तेजी से सड़क क्रॉस करके कोठी की तरफ बढ़ गई। कैप्टन हमीद को भी बादल नख्वास्ता उसके पीछे जाना पड़ा। कोठी में कोई जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी गई थी। अंदर हर शख्स बेहोश पड़ा हुआ था। कर्नल फरीदी की फोर्स के 4 मुसल्लह अफराद अंदर मौजूद थे। वो शायद उगबी तरफ से अंदर कूद गए थे। फिर एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में उन्हें एंथोनी नजर आ गया। इसके साथ वाला यकीनन ऑस्टिन होगा, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कार के जरिए यहाँ का पता चलाया है? कैप्टन साइमन ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर पूछा। नहीं, तकरीबन 1 घंटा पहले एक ट्रांसमीटर कॉल कैच की गई जिसमें ऑस्टिन और एंथोनी के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। ऑस्टिन को चूंकि हम तलाश कर रहे थे, इसलिए उस कॉल में ऑस्टिन का नाम सुनकर हम चौंक पड़े। फिर जदीद तरीन मशीनरी की मदद से उस कॉल का मकाम मालूम कर लिया गया। वो यही कोठी थी। चुनांचे हमारे आदमियों ने इस कोठी को घेर लिया। उसी लम्हे एक कार यहाँ पहुंची जिस पर यह आदमी एंथोनी सवार था। चुनांचे मेरे हुक्म पर इस कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई और फिर मैं यहाँ पहुंच गया, कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा। और कैप्टन साइमन ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल फरीदी के आदमी वहां मौजूद तमाम बेहोश अफराद को उठाकर गाड़ियों में डालकर ले जा रहे थे। अब ऑस्टिन के हाथ आ जाने के बाद तो ये मिशन मुकम्मल हो गया। कैप्टन हमीद ने, जो खामोश खड़ा था, अचानक कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। जब तक कॉन्फ्रेंस कामयाबी से मुकम्मल न हो जाए उस वक्त तक मिशन को कैसे मुकम्मल कहा जा सकता है? कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो फिर हमें इजाजत, हम कुछ तफरी कर ले। कैप्टन हमीद ने कहा। हाँ, तुमने वाकई इस बार खासा काम किया है, इसलिए तुम्हें तफरी की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन दारुल हुकूमत से बाहर न जाना, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर यकलक मसरत के तासुरात उभर आए। आओ साइमा, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं रहा, कैप्टन हमीद ने मसरत भरे लहजे में कैप्टन साइमा से कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कर्नल साहब, क्या वाकई अब हमारा कोई काम नहीं रहा? अगर ऐसा है तो फिर क्या मैं अपनी पहली ड्यूटी पर वापस चली जाऊं? कैप्टन साइमा ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। तो कैप्टन हमीद उसकी बात सुनकर बेख्तियार मुड़कर रुक गया। अरे, क्या कर्नल साहब ने बताया नहीं कि जब तक कॉन्फ्रेंस कामयाबी से मुकम्मल न हो जाए मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता? इसलिए पूछने की क्या जरूरत है? आओ, कैप्टन हमीद ने कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कैप्टन हमीद दुरुस्त कह रहा है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि आइंदा क्या वाकयात पेश आएंगे। ऑस्टिन जुबान खोलेगा तो फिर ही पोजीशन सामने आएगी। अगर तुम्हारे काम करने का कोई स्कोप निकला तो मैं इत्तला भिजवा दूंगा। उस वक्त तक तुम लोग तफरी कर सकते हो, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन साइमा सर हिलाती हुई मुड़ी और कैप्टन हमीद की तरफ बढ़ गई। इमरान अपने साथियों समेत खुसूसी लॉन्च में सवार इस इंतहाई तेज रफ्तार बल्कि तूफानी दरिया हंसों में सफर करते हुए रॉल्फ के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। तीसरी चेक पोस्ट भी उन्होंने तबाह कर दी थी और अब उनका टारगेट चौथी और आखिरी चेक पोस्ट था। लेकिन ये चेक पोस्ट अभी काफी दूर थी, इसलिए वो सब मुतमईन बैठे हुए थे कि अचानक इमरान की जेब से टू टू की मखसूस आवाजें सुनाई दी। तो न सिर्फ इमरान बल्कि लॉन्च में मौजूद सब अफराद बुरी तरह चौंक पड़े। ओ, ट्रांसमीटर कॉल हो रही है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर उसने अंदरूनी जेब से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख का ट्रांसमीटर कैचर बाहर निकाल लिया। टू टू की आवाजें उसी में से सुनाई दे रही थी। इमरान ने जल्दी से ट्रांसमीटर कैचर के 2 बटन एक के बाद तिगड़े प्रेस कर दिए। हेलो हेलो, माइकल कॉलिंग फ्रॉम चेक पोस्ट नंबर 3, ओवर। एक घबराई हुई वहशतज़दा आवाज सुनाई दी तो इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि चेक पोस्ट नंबर 3 को तो वो अभी तबाह करके आ रहे थे। फिर चेक पोस्ट नंबर 3 से यह आदमी माइकल कैसे कॉल कर रहा था? यस, मर्फी अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज सुनाई दी और फिर उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसे सुनकर इमरान और उसके साथियों को मालूम हुआ कि माइकल जिंदा बच गया था। वो जंगल में था और उसे तबाहशुदा चेक पोस्ट में से एक कारामद ट्रांसमीटर मिल गया था और वो हेडक्वार्टर कॉल कर रहा था। फिर मर्फी ने उसे
कॉल पेंडिंग रखने का कहा तो ट्रांसमीटर पर खामोशी तारी हो गई। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर पर रॉल्फ की आवाज सुनाई दी और उसके बाद माइकल ने वही तफसील रॉल्फ को बता दी। माइकल उसे खुसूसी लॉन्च के बारे में बता रहा था। फिर कॉल खत्म हो गई और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब इस लॉन्च में आगे बढ़ना खुदकुशी करने के मुतरादिफ था। लॉन्च में मौजूद इमरान के दूसरे साथी भी खामोश बैठे हुए थे। उनके चेहरे भी सुते हुए थे, क्योंकि एक लिहाज से वो अब दरमियान में फंसकर रह गए थे। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक ट्रांसमीटर कॉल कैचर ने एक और कॉल कैच की और एक बार फिर टू टू की मखसूस आवाजें सुनाई देने लगी। इमरान ने एक बार फिर 2 बटन बैक वक्त दबा दिए ताकि दोनों ट्रांसमीटरों में होने वाली गुफ्तगू कैच की जा सके। हेलो हेलो, चीफ रॉल्फ कॉलिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर, ओवर। रॉल्फ की चीखती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। यस चीफ, जैकब बोल रहा हूँ, हॉन्सो चेकपोस्ट नंबर 4 से, ओवर। एक दूसरी आवाज सुनाई दी और फिर उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो इमरान और उसके साथी खामोश बैठे सुनते रहे। जब ये कॉल खत्म हुई तो इमरान ने ट्रांसमीटर कॉल कैचर ऑफ करके जेब में रख लिया। अब इस लॉन्च को किनारे से लगाओ, अब इस पर मजीद सफर करना गलत है, इमरान ने कहा। और सिद्दीकी ने जो अब लॉन्च ड्राइव कर रहा था उसका रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो सब लॉन्च से उतरकर दरिया के किनारे पर पहुंच चुके थे। अब सलागा हमारी रहनुमाई करेगा, इमरान ने कहा। बिल्कुल इमरान साहब, जैसा आप कहें, सलागा ने मसरत भरे लहजे में कहा। कॉल तुमने भी सुन ली है। 4 चेक पोस्ट पर मौजूद लोग अब होशियार हो चुके हैं। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी हमारी तलाश के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए अब तुम बताओ कि हम इस चौथी चेक पोस्ट से बचकर जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंच सकते हैं। इमरान ने सलागा से मुखातिब होकर कहा। जंगल के रास्ते के अलावा और तो कोई रास्ता ही नहीं है, सलागा ने जवाब दिया। इमरान साहब, मेरे जहन में एक तजवीज आई है, सफदर ने कहा। हाँ बोलो, इमरान ने सफदर की तरफ मुड़ते हुए कहा। इमरान साहब, इंसानी नफ्सियात के मुताबिक वो लोग हमें इस किनारे और इस जंगल में ही तलाश करेंगे, लेकिन अगर हम दूसरे किनारे पर मौजूद जंगल में सफर करते हुए आगे बढ़ जाए तो फिर यकीनन हम उनकी चेकिंग से बच सकते हैं, सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई। ओ वाकई ये बेहतरीन तजवीज है, इमरान ने कहा। लेकिन हमें 2 बार ये दरिया उबूर करना पड़ेगा और दरिया को उबूर करना बहुत मुश्किल है, सिद्दीकी ने कहा। हम इस लॉन्च पर दूसरे किनारे जा सकते हैं, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इस तरह उन्हें मालूम हो जाएगा कि हम दूसरी तरफ हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। नहीं, हम लॉन्च को धकेल देंगे और उसके इंजन को खुदकार कर देंगे। इस तरह लॉन्च दोनों किनारों पर टकराती और बहती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी और उन्हें ये मालूम ना हो सकेगा कि हम कहाँ हैं, सफदर ने कहा। नहीं सफदर, लॉन्च यही रहेगी, वरना उन्हें दूसरे किनारे का भी शक पड़ सकता है। अगर उन्हें बंधी हुई खाली लॉन्च मिली तो वो लामहला यही समझेंगे कि हम उधर ही हैं, क्योंकि उनको भी यही ख्याल होगा कि हम ये खौफनाक तूफानी दरिया तैर कर पार नहीं कर सकते। इस तरह हम आसानी से और महफूज अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन दरिया को कैसे पार किया जाएगा, सफदर ने कहा। इसकी फिक्र मत करो, पहले हम सब लॉन्च में बैठकर दूसरे किनारे पर जाएंगे। वहाँ तुम सबको और सामान को उतार कर मैं लॉन्च लेकर वापस इस किनारे पर आऊंगा और क्या इसे बांधकर फिर दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, इस दरिया की रफ्तार इस कदर तेज है कि आदमी इसमें किसी सूरत भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम आपको जाय करने का रिस्क नहीं ले सकते, सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम मेरी बात समझे नहीं, हमारे पास रस्सी मौजूद है। दूसरे किनारे पर पहुंचकर रस्सी एक दरख्त के तने से बांध दी जाएगी और फिर मैं लॉन्च लेकर जब इस किनारे पर आऊंगा तो रस्सी का दूसरा सिरा साथ ले आऊंगा और उसे यहाँ एक दरख्त से बांध दूंगा। मखसूस अंदाज की गांठ दी जाएगी जिसे मखसूस झटके से खोला जा सकता है। फिर लॉन्च को यहाँ बांधकर इस रस्सी के सहारे दरिया क्रॉस करके मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा, इमरान ने कहा। ओह वेरी गुड, ये वाकई बेहतरीन तजवीज है, सफदर समेत सब साथियों ने कहा। तो फिर एक बार फिर वो सब लॉन्च में सवार हो गए। सलागा ने रस्सी खोली और फिर छलांग लगाकर वो वापस लॉन्च में आ गया। उसने एक बार फिर लॉन्च को ऑपरेट करना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए। लॉन्च को वहां रोका गया और सब सामान समेत नीचे उतर गए। इमरान ने रस्सी का बंडल लिया और रस्सी का एक सिरा उसने किनारे पर मौजूद एक मजबूत दरख्त के साथ बांधा और फिर बंडल लेकर वो वापस लॉन्च में आ गया, जबकि उसके बाकी साथी सामान समेत जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गए ताकि दूर से नजर न आ सके। इमरान लॉन्च चलाता हुआ वापस पहले वाले किनारे पर आया और फिर लॉन्च को रोककर उसने पहले तो उसकी रस्सी एक दरख्त से बांधी ताकि लॉन्च वापस दरिया में न जा सके और फिर उस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े वो दरख्तों की तरफ बढ़ गया जिसका एक सिरा वो दूसरे किनारे पर दरख्त से बांध आया था।
उसने एक मजबूत लेकिन चिकने तने वाले दरख्त का इंतखाब किया और फिर रस्सी को इस तरह खींचकर बांध दिया कि अब रस्सी दरिया की सतह से कुछ बुलंदी पर तनी हुई दिखाई दे रही थी। मखसूस अंदाज में गांठ बांधकर और उसे खींचकर तसल्ली कर लेने के बाद इमरान किनारे पर आया और फिर रस्सी पकड़कर दरिया में उतर गया और रस्सी के सहारे वो इंतहाई महारत और तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि लॉन्च उस किनारे पर बंधी हुई खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच जाने में कामयाब हो गया और उसके साथ ही उसने दोनों हाथों से रस्सी पकड़ी और उसे मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए। तीसरे झटके पर तनी हुई रस्सी दरिया में गिर गई और इमरान ने बिजली की सी तेजी से उसे खींचना शुरू कर दिया। जब उसने सारी रस्सी खींच ली तो वो उसे इकट्ठा करके उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जिससे उसका सिरा बंधा हुआ था, लेकिन उसी लम्हे सफदर ने आकर वो सिरा खोल दिया और फिर इमरान ने रस्सी का बंडल सफदर को दे दिया जिसने उसे लपेटना शुरू कर दिया। अब लॉन्च दाएं किनारे पर खड़ी नजर आ रही थी जबकि वो सब दरिया के बाएं किनारे पर थे। आओ अब आगे चले, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो सब सामान के थैले पुष्ट पर लाते जंगल के अंदर से होते हुए आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी तो वो सब चौंक पड़े। सिद्दीकी, दरख्त पर चढ़कर चेक करो कि हेलीकॉप्टर किधर का रुख करता है, इमरान ने सिद्दीकी से कहा और सिद्दीकी ने पुष्ट पर लदा हुआ बैग उतारा और तेजी से एक दरख्त पर चढ़ता हुआ शाखों में गायब हो गया। हेलीकॉप्टर की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी और आवाज से यही मालूम होता था कि हेलीकॉप्टर दरिया के ऊपर ही घूम रहा है। वो सब ऊंची ऊंची झाड़ियों की ओट में खड़े थे। थोड़ी देर बाद उस हेलीकॉप्टर की आवाज दूर जाती सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गई। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी दरख्त से नीचे उतर आया। हेलीकॉप्टर काफी देर तक दरिया के ऊपर चेकिंग करता रहा है, फिर दाएं किनारे पर भी उसने चेकिंग की है। उसके बाद वो दरिया के दरमियान प्रवास करता हुआ आगे बढ़ गया है। सिद्दीकी ने रिपोर्ट देते हुए कहा, इसका मतलब है कि उनका ख्याल है कि हम लॉन्च रोककर अब दरिया में तैरकर आगे बढ़ रहे हैं। इमरान ने कहा, हो सकता है कि उनका ख्याल ये हो कि जंगल का सफर दरिया की निस्बत ज्यादा पुरखतर हो। सफदर ने कहा, नहीं, वो सिर्फ हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर ऐसा कर रहे हैं, अब वो वापस आएंगे। इमरान ने कहा, क्यों ना हम इस हेलीकॉप्टर को ही मार गिराएं, इस तरह हम लॉन्च पर आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। तनवीर ने कहा, लेकिन फौज चेक पोस्ट वाले तो मौजूद होंगे। सफदर ने कहा, उससे पहले हम लॉन्च से उतर सकते हैं, जिस तरह हम पहली 3 चेक पोस्टों के सिलसिले में करते आए हैं। कम से कम इस तरह हम काफी सफर जल्दी से तय कर लेंगे। तनवीर ने कहा, नहीं, हेलीकॉप्टर की तबाही का उन्हें इल्म हो जाएगा और उनके पास सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर ना होगा। आओ, हमें अब किनारे किनारे आगे बढ़ना होगा। अगर हम जंगल में काफी अंदर चले गए तो वहाँ खौफनाक दरिंदे हमारा रास्ता रोक देंगे। इमरान ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा फासला ही तय किया होगा कि हेलीकॉप्टर की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी और इस बार आवाज सुनकर वो सब बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि आवाज से यही महसूस हो रहा था कि हेलीकॉप्टर बाएं किनारे पर मौजूद जंगल के ऊपर प्रवास करता हुआ आ रहा है। ओ, जल्दी करो, झाड़ियों में छुप जाओ, शायद उन्हें किसी तरह मालूम हो गया है कि हम बाएं किनारे पर हैं, जल्दी करो, इमरान ने कहा और वो सब उछलकर तेजी से ऊंची ऊंची झाड़ियों में दबकते चले गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज उनके सरों के ऊपर सुनाई दी और फिर आगे बढ़ती चली गई, लेकिन जरा आगे जाने के बाद हेलीकॉप्टर का रुख बदलता हुआ महसूस हुआ। वो एक बार फिर वापस आ रहा था। उन्होंने हमें चेक कर लिया है, जंगल की तरफ दौड़ो, इमरान ने चीखते हुए कहा और वो सब झाड़ियों की ओर से निकलकर बेतहाशा जंगल के अंदरूनी तरफ भागते चले गए। चंद लम्हों बाद जिस जगह वो मौजूद थे वहाँ खौफनाक फायरिंग शुरू हो गई। ओट ले लो, रुक जाओ, हरकत मार्क हो सकती है, इमरान ने कहा और एक बार फिर वो सब तेजी से मुख्तलिफ झाड़ियों की ओट में हो गए। उस सारी जगह और उसके इर्द गिर्द मुसलसल और तेज फायरिंग हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे आसमान से गोलियों की बारिश हो रही हो। फिर एक खौफनाक धमाका हुआ और वहां मिसाइल गिरने लगे थे। अब इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने का स्कोप बन गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए साथ बैठी हुई जूलिया से मुखातिब होकर कहा। वो कैसे? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। उन्होंने हमें चेक कर लिया है और लामहला ये फायरिंग का नतीजा मालूम करने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे ले आएंगे, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फायरिंग बंद हो गई और फिर हेलीकॉप्टर की आवाज दरिया की तरफ जाती सुनाई दी। ओ, ये लोग वाकई बेहद होशियार हैं, ये दरिया के दूसरे किनारे पर हेलीकॉप्टर उतारेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन फिर यहाँ चेकिंग कैसे करेंगे? जूलिया ने कहा। शायद वो सिर्फ ये देखना चाहते हो कि क्या हम हलाक हो गए हैं या नहीं, और वो दूरबीनों से उसका जायजा ले, इमरान ने कहा, क्योंकि हेलीकॉप्टर अब दरिया पर मौलिक खड़ा महसूस हो रहा था। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि इस हेलीकॉप्टर को बाकायदा टॉर्च दिया जाए, हम में से एक आदमी किनारे पर जाकर झलक दिखाए और फिर अंदर आ जाए। कुछ फासले पर मौजूद सफदर की आवाज सुनाई दी। नहीं,
अभी ये कंफर्म नहीं है, फिर ये कंफर्म हो जाएंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा और सफदर की दोबारा आवाज सुनाई न दी। काफी देर तक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती रही, फिर वो दूर जाती हुई सुनाई देने लगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो गई वो दूसरे किनारे के जंगल में चले गए हैं। शायद उन्हें कोई शक पड़ा था। बहरहाल आओ, अब हमें पैदल चलना है, इमरान ने कहा और एक बार फिर वो सब पैदल आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर की आवाज दोबारा सुनाई न दी थी। वो मुसलसल सफर करते रहे। अब हम दरिया कैसे पार करेंगे इमरान साहब? सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जब वहां पहुंच जाएंगे तो फिर सोचेंगे, फिलहाल तो सफर दरपेश है। ये तो तय हो, इमरान ने कहा और सफदर ने इस्बात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही रॉल्फ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ बोल रहा हूँ, रॉल्फ ने कहा। चीफ, मिराज के दारुल हुकूमत कासा से आपके लिए कॉल है। कोई स्कॉट आपसे फौरी तौर पर बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। कासा से स्कॉट की कॉल? क्या मतलब? ये स्कॉट कौन है? बहरहाल बात कराओ, रॉल्फ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हेलो, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ कासा से। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, चीफ अटेंडिंग यू, रॉल्फ ने होंठ भींचते हुए कहा। चीफ, मेरा ताल्लुक ऑस्टिन के एक ग्रुप से है। ऑस्टिन और उसके सारे ग्रुप कर्नल फरीदी और सिक्योरिटी के हाथों पकड़े जा चुके हैं। मैं एक मिशन के सिलसिले में, क्योंकि अलहदा होटल में रिहाइश पजीर था, इसलिए मैं बच गया हूँ और अब आपको कॉल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से स्कॉट ने कहा तो रॉल्फ को यूं महसूस हुआ जैसे स्कॉट की आवाज एटम बम फटने की आवाज हो। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम अहमक हो या नशे में हो? रॉल्फ ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। चीफ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। यहाँ सिवाय मेरे ऑस्टिन के ग्रुप का कोई आदमी बाहर नहीं है। हमारा मिशन पहले ही नाकाम हो चुका है। उस इमारत के नीचे से सुपर ब्लास्टर भी निकाल लिया गया है जिसमें पाकिस्तान के वफद ने ठहरना था, और बॉस ऑस्टिन और उसके सारे ग्रुप गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शायद अब तक वो हलाक भी हो चुके हों। स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा। ओ वेरी बैड, ये सब कैसे हुआ? तफसील बताओ, रॉल्फ ने होंठ भींचते हुए कहा। ज्यादा तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है चीफ। मैंने किसी काम के लिए बॉस ऑस्टिन से राब्ता कायम किया तो वहां से किसी ने फोन अटेंड न किया। मैं वहां गया तो हेडक्वार्टर खाली था और वहां सिक्योरिटी के अफराद पहरा दे रहे थे। मैंने अखबारी नुमाइंदा बनकर मालूमात हासिल की तो पता चला कि सिक्योरिटी के कर्नल फरीदी ने यहाँ छापा मारा, लेकिन बॉस ऑस्टिन पहले ही हेडक्वार्टर खाली कर गए थे। मुझे मालूम था कि बॉस ऑस्टिन एंथोनी के पास जा सकते हैं। मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि वहां भी सिक्योरिटी के कर्नल फरीदी ने छापा मारा और वहां ऑस्टिन और एंथोनी अपने साथियों समेत उनके हाथ आ गए। फिर मैंने सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में एक आदमी से मालूमात हासिल की तो पता चला कि बॉस ऑस्टिन, एंथोनी और उनका पूरा ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 ग्रुप उनके तहत थे, वो चारों पकड़े गए हैं। उस इमारत से सुपर ब्लास्टर भी हटा लिया गया है और बॉस एंथोनी ने इर्द गिर्द की इमारतों से मिसाइलों से हमला करने का जो प्लान बनाया था वो भी नाकाम बना दिया गया है। स्कॉट ने तफसील बताते हुए कहा। ओ वेरी बैड, ठीक है, तुम चाहो तो वापस आ जाओ, रॉल्फ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और उसके साथ ही उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, क्योंकि इस इत्तला का मतलब था कि उसका सारा मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। अभी वो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठा था कि अचानक उसे मार का ख्याल आ गया। वो चौंक पड़ा क्योंकि स्कॉट ने 4 ग्रुप्स के पकड़े जाने का जिक्र किया था, जबकि मार्क का ग्रुप 5वां था और उसे बाद में कासा भेजा गया था। उसने जल्दी से मेज की दराज खोली और एक खुसूसी साख का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर बाहर निकालकर मेज पर रखा। ये खुसूसी साख का ऐसा ट्रांसमीटर था जिसकी कॉल किसी सूरत भी कैच ना हो सकती थी, और अगर किसी तरह कैच भी हो जाती तो उससे होने वाली गुफ्तगू समझी ना जा सकती थी। उसने तेजी से एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, रॉल्फ कॉलिंग ओवर। रॉल्फ ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस, मार्क अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो रॉल्फ का सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा, क्योंकि मार्क के कॉल अटेंड करने का मतलब था कि वो और उसका ग्रुप कर्नल फरीदी के हाथ में लगा था। मार्क, मैं रॉल्फ बोल रहा हूँ हेडक्वार्टर से। तुम और तुम्हारा ग्रुप तो महफूज है ना? ओवर, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, पूरी तरह महफूज है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? ओवर। दूसरी तरफ से मार्क की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। कासा में ऑस्टिन और उसके तहत काम करने वाले चारों ग्रुप्स कर्नल फरीदी और वहां की सिक्योरिटी के हाथ लग गए हैं। ओवर, रॉल्फ ने कहा। ओ वेरी सैड चीफ, लेकिन ऑस्टिन तो मेरे सेटअप के बारे में अच्छी तरह जानता है और अब सेटअप को तब्दील करने का वक्त भी नहीं रहा। ऐसा ना हो कि वो जुबान खोल दे। ओवर, मार्क की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, ऐसा हो सकता है, तुम फौरन वहां से शिफ्ट हो जाओ जिस तरह भी हो सके। ओवर, रॉल्फ ने कहा। ठीक है, अब तो और सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिस्क है, मगर क्या किया जाए, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। ओवर, मार्क ने जवाब देते हुए कहा।
तुमने क्या सेटअप किया है? ओवर, रॉब ने पूछा। यह एक रडार स्टेशन है, उसके करीब मैंने अपना खुफिया अड्डा बनाया हुआ है। मैं कॉन्फ्रेंस वाले दिन से एक रात पहले उस रडार स्टेशन पर कब्जा करके वहां से मिसाइल फायर करके उस कॉन्फ्रेंस हॉल को उड़ा दूंगा। क्योंकि आपने मुझे और मेरे ग्रुप को ऑस्टिन के तहत किया था, इसलिए ऑस्टिन को मैं साथ लेकर गया था और उसे सारा सेटअप दिखाया था। ओवर, मार्क ने जवाब दिया। गुड, ये अच्छी प्लानिंग है। सुनो मार्क, अब हमारी साख का इंतजार तुम्हारी कारकर्दगी पर है, वरना अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई तो हमारी साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शायद हम सब भी इसराइली एजेंटों के हाथों मारे जाए। इसलिए अब तुमने इंतहाई मोहतात रहना है। कॉन्फ्रेंस हॉल को हर सूरत में तबाह हो जाना चाहिए, हर सूरत और हर कीमत पर। इसका तुम्हें इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि तुम तस्वुर भी ना कर सकोगे। ओवर, रॉब ने कहा। ओके चीफ, आप बेफिक्र रहे, मैं खुद ही तमाम इंतजाम कर लूंगा। आपको बहरहाल कामयाबी की खबर मिलेगी, लेकिन एक दरख्वास्त है कि अब आप मुझसे उस वक्त तक किसी तरह भी राब्ता न करें जब तक मिशन मुकम्मल ना हो जाए, ताकि मैं हर लिहाज से महफूज रह सकूं। मिशन मुकम्मल होने पर मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। ओवर, मार्क ने कहा। ओके, विश यू गुड लक ओवर एंड ऑल, रॉब ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि मार्क अपने ग्रुप समेत वहां मौजूद था और वो मार्क की सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ था। रॉब को अभी ट्रांसमीटर रखे चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर कॉल आना शुरू हो गई। रॉब ने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखा और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो चीफ, जैकब बोल रहा हूँ, इंचार्ज हांसो चेक पोस्ट फोर्स से। ओवर, बटन दबते ही जैकब की आवाज सुनाई दी। यस, रॉब अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, रॉब ने तेज लहजे में पूछा। चीफ, लॉन्च अभी तक फौज चेक पोस्ट की रेंज में नहीं पहुंची, अलबत्ता मेरी हेलीकॉप्टर के पायलट जोनाथन से ट्रांसमीटर पर बात हुई है। उसने बताया है कि खाली लॉन्च फौज चेक पोस्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर दरिया के किनारे खड़ी पाई गई है, लेकिन उस लॉन्च में सवार अफराद गायब है। ओवर, जैकब ने कहा। ओ, उन्हें यकीनन इत्तला मिल गई होगी, वो अब जंगल के जरिए यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तुम हर तरह से अलर्ट रहो, मैं जोनाथन से बराह रात रिपोर्ट लेता हूँ। ओवर एंड ऑल, रॉब ने कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रॉब कॉलिंग। ओवर, रॉब ने तेज लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, जोनाथन अटेंडिंग यू चीफ। ओवर, चंद लम्हों बाद जोनाथन की आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है जोनाथन? ओवर, रॉब ने कहा। चीफ, मैंने जैकब को रिपोर्ट दे दी थी, एक खाली खुसूसी लॉन्च फौज चेक पोस्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर दरिया के किनारे खड़ी हुई मिली है। उसके बाद मैंने दरिया को फौज चेक पोस्ट तक चेक किया कि कहीं ये लोग दरिया में तैरते हुए आगे न बढ़ रहे हों, लेकिन वहां वो लोग न मिले तो मैंने दरिया के बाएं किनारे पर जंगल को चेक करने का फैसला किया, क्योंकि जहां लॉन्च मौजूद थी वहां दरिया के दूसरे किनारे पर रेत पर ऐसे आसार मौजूद थे जैसे यहाँ काफी लोग मौजूद रहे हों। मैं वहां जंगल में चेकिंग कर रहा था कि दरख्तों के दरमियान मुझे एक झाड़ी की साइड से सियाह रंग के बैग का कोना सा नजर आया। मैंने वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी और शेल भी फेंके, लेकिन वहां कुछ न था। अब मैं दाएं किनारे के जंगल को जिस तरफ लॉन्च मौजूद थी और जिस तरफ फोर्थ चेक पोस्ट है चेक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई आदमी वहां दिखाई नहीं दिया और न ही कोई ऐसे आसार नजर आए हैं। ओवर, जोनाथन ने तफसील बताते हुए कहा। बाएं किनारे पर जाकर वो क्या करेंगे? बगैर लॉन्च के तो वो दरिया पार नहीं कर सकते और वहां से दरिया पार किए बगैर वो हेडक्वार्टर में दाखिले नहीं हो सकते। वो यहीं कहीं जंगल में ही छुपे हुए होंगे और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर झाड़ियों में छुप जाते होंगे। ओवर, रॉब ने जवाब दिया। आपकी बात दुरुस्त है चीफ, लेकिन अब हेलीकॉप्टर की आवाज को तो मैं रोक नहीं सकता। जंगल की वजह से वो तो दूर दूर से सुनाई देनी है और ना ही मैं कम बुलंदी पर आ सकता हूँ और ना ही हेलीकॉप्टर को नीचे उतार सकता हूँ। ओवर, जोनाथन ने जवाब दिया। तुम बहरहाल चेकिंग जारी रखो, मैं इस सिलसिले में कोई और प्लान बनाता हूँ। ओवर एंड ऑल, रॉब ने कहा, ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके साथ ही उसने फोन का रिसीवर उठाया और उसके नीचे लगे हुए मखसूस बटन को प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों तक दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। एयर सर्विस, दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। रॉल बोल रहा हूँ, क्राउन से बात कराओ, रॉल ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से यकलख्त इंतहाई मादबाना लहजे में कहा गया। हेलो, क्राउन बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद क्राउन की मादबाना आवाज सुनाई दी। क्राउन, अभी जोनाथन से मेरी बात हुई है, वो उन लोगों को तलाश नहीं कर पा रहा क्योंकि वो कम बुलंदी पर आने और नीचे उतरने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम ऐसा करो कि मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स भी भिजवा दो और उन्हें कह देना कि वो तीनों अतराफ में इस तरह चेक करे कि ये लोग अगर झाड़ियों में छुपे हुए हों तो निकल ही ना सके। ओवर,
रॉल्फ ने कहा, चीफ, मेरा ख्याल है कि मैं 10 मुसल्लह आदमियों को भी साथ भिजवा दूं, जिन्हें वहां उतार दिया जाए, फिर वो जमीन पर चेकिंग करे और हेलीकॉप्टर फिजा में चेकिंग करे। इस तरह ये लोग लाजमन खत्म हो जाएंगे। क्राउन ने तजवीज पेश करते हुए कहा, ओह हाँ, बिल्कुल ऐसा ठीक रहेगा। इस तरह वो लाजमन सामने आने पर मजबूर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ऐसा ही करो, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से क्राउन ने कहा और रॉल्फ ने रिसीवर रख दिया। फिर चंद लम्हों तक कुछ सोचने के बाद उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया, नीचे लगा हुआ बटन दोबारा प्रेस किया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। फ्रांको बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी इंचार्ज फ्रांको की आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ फ्रांको, रॉल्फ ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया। हेडक्वार्टर को रेड अलर्ट कर दिया गया है कि नहीं, रॉल्फ ने पूछा। यस चीफ, न सिर्फ रेड अलर्ट कर दिया गया है बल्कि मुकम्मल तौर पर सील्ड कर दिया गया है, दूसरी तरफ से फ्रांको ने जवाब दिया। ओके, फिर भी पूरी तरह होशियार रहना, वो लोग गायब हो चुके हैं और जब तक वो मारे ना जाए उस वक्त तक खतरा मौजूद रहेगा, रॉल्फ ने कहा। आप बेफिक्र रहे चीफ, इंसान तो एक तरफ, मक्की भी हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकती, दूसरी तरफ से फ्रांको ने कहा। तो रॉल्फ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। खत्म शुद्ध। जिगजैग मिशन हिस्सा दुव्वम। मुसन्निफ मजर कलीम एम.ए। क्या इमरान और उसके साथी एरिज़ोना के जंगलों में मौजूद दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर को तबाह कर सके या खुद मौत का शिकार हो गए? वो लम्हा जब इमरान और उसके साथी एरिज़ोना के जंगल में बेबस होकर रह गए और यकीनी और खौफनाक मौत ने चारों तरफ से उन पर यलगार कर दी। मिरास में कॉन्फ्रेंस हॉल को तबाह करने के लिए दहशतगर्दों की खौफनाक साजिशें। वो लम्हा जब इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, कर्नल फरीदी, जीरो फोर्स और मिरास की फौजी सिक्योरिटी सब दहशतगर्दों के मुकाबिल नाकाम और बेबस होकर रह गए। क्या दहशतगर्द अपने मिशन में कामयाब हो गए?